meteorological day to all of you, and thank God it's Monday. ऐसा विचार रखना चाहिए हर मंडे को. Otherwise, there are many people who feel the Monday blues. They are under that. अरे यार, weekend हमारा हो गया अच्छे से, Saturday Sunday हो गया और अब फिर मंडे काम पे. यस, सो थैंक गॉड इट्स मंडे वाला एटीट्यूड हमेशा रखना चाहिए अब हमें कि हाँ, न्यू वीक, न्यू थिंग्स टू डू, एंड यस, न्यू हाइट्स टू स्केल. ये करना ही पड़ेगा हमें, तभी हम हमेशा स्टे पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव रह सकते हैं. ठीक है, तो आज का आइडिया क्या करते हैं, हमें देख लेते हैं. Imbalance of power, February 17th, Indian Express का है. In Trump-Modi summit, benefits for the US are greater. ऑथर की मेन आइडिया यहाँ पे हमें समझ में आ जाती है, तो व्हेन वी आर रीडिंग इट ऑल्सो, नो, एंड बिकॉज ही मेंशंस इम्बैलेंस ऑफ पावर. तो ये आर्टिकल है पूरा. अभी पिछले कुछ दिनों से हमने जो पढ़ा है, कई सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं हमने इंडिया और यूएस के बीच के जो ट्रेड रिलेशन है उसके हिसाब से. सो यू विल कम अक्रॉस similar things only, but then a very good analysis of all of this is there. According to the author, there is an imbalance, and then who is benefiting more? तो lopsided किसकी तरफ है? ये ट्रेड रिलेशंस यूएस की तरफ ज्यादा है. अब इसका पूरा एनालिसिस ऑथर ने किस तरीके से किया है और कैसे उसने अपनी बात रखी है, लेट अस सी. इट इज अ लिटिल लेंदी आर्टिकल, लेकिन आई थिंक ये आर्टिकल पढ़ने के बाद अब इंडिया यूएस वाली जो ट्रेड रिलेशंस वाली बात है वो काफी हमें समझ में आ गई होगी, तो उसको अभी हम साइड में रख देंगे. देन दिस वीक विल स्टार्ट विद अनदर chapter, you can say. So let's see what the reading part is. The day began on a business note. Asked whether Elon Musk early in the day met Prime Minister Narendra Modi for personal business or as a representative of the US government, President Donald Trump said it could well be for his companies. He also immediately added that it was very difficult to do business in India, especially because of tariffs. बड़ी सीधी तरीके से बात बोल दी ऑथर ने भी कि टैरिफ्स एक ऐसा पॉइंट था जिसके ऊपर यूएस ज्यादा खुश नहीं था. यू कैन अंडरस्टैंड दैट. नाउ द डे आल्सो एंडेड ऑन अ बिजनेस नोट. सो उसने बड़ी आसानी से बात की कि द डे बिगैन ऑन अ बिजनेस नोट एंड इट एंडेड ऑन अ बिजनेस नोट. मतलब एक ही बात थी, तो इट वाज ऑल बिजनेस ओनली. So after the summit meeting, both Trump and Modi spelled out a list of interstate business deals. No flourish of high principles impeded the flow of business. No defining relationships. मतलब बिजनेस स्टार्ट हुआ, बिजनेस खत्म. मतलब ऑन अ बिजनेस नोट डे स्टार्ट हुआ, डे खत्म हुआ तो वो भी बिजनेस नोट पर. एंड देन एट द एंड दे स्पेल्ड आउट अ लिस्ट ऑफ इंटरस्टेट बिजनेस डील्स. तो क्या क्या डील साइन हुई है, क्या क्या उन्होंने उसके बारे में सोचा है, वो स्पेल आउट करी. पर यहाँ पे कोई भी फ्रिवोलस चीज नहीं थी. ठीक है, नो फ्लरिश ऑफ हाई प्रिंसिपल्स impeded the flow of business. No defining relationship of the century, as Barack Obama would often say, beyond the tired rhetoric of friendship between the world's largest democracy and its oldest democracy of freedom, as terms of discourse did not figure in the public statements. तो ये जो था, देखो, नो, नॉट, डिड नॉट, तो कोई भी एक्सट्रेनियस, कोई भी फ्रिवोलस वर्ड्स, अननेसेसरी वर्ड्स नहीं थे. प्योर बिजनेस. द डे स्टार्टेड ऑन अ बिजनेस नोट एंड इट एंडेड विद बिजनेस, राइट. सो हियर इट इज सेइंग दैट इट वाज ऑल प्योर बिजनेस, इट वाज नथिंग एक्स्ट्रा. अब अगर बिजनेस है तो फिर क्या है? दिस वाज नीदर सरप्राइजिंग नॉर अनएक्सपेक्टेड. करना ही था, दोनों इतने बड़े बड़े लोग हैं, तो मतलब अननेसेसरी वो इंडिया यूएस के अभी रिलेशंस की बात करेंगे. डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी, यानी पूरी दुनिया जानती है इसे. तो फिर फ्रिवोलस उसी को बोलते हैं जो कि इनएसेंशियल होती है. तो दे, यू डोंट नीड एनी फ्रिल्स देयर, राइट. एंड दिस वाज वेरी गुड आल्सो. दोनों के पास टाइम थोड़ी है इतना. फॉर बोथ मोदी एंड ट्रम्प, विनिंग इलेक्शंस इज द ओनली मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. इट इज नॉट अ हायर वैल्यू टू बी प्रमोटेड, नॉट डज इट मीन एनलार्जिंग द स्फीयर ऑफ सिटीजन फ्रीडम्स. कुछ नहीं है उनके लिए डेमोक्रेसी यानी जीत. अगर दुनिया ने, अगर उनके लोगों ने उन्हें जीत दे दी है, बढ़िया, डेमोक्रेसी विंस. अब डेमोक्रेसी कहां तक लोगों के फ्रीडम की बात करेगा, नथिंग टू थिंक अबाउट. So indeed, during the press conference, Trump spoke of his great desire to strike deals with China's President Xi Jinping, saying COVID put a serious pause
in his first term to an emerging personal warmth between them as well as a possibility of deepening. यहां से उसने कर ली एक गड़बड़, जो कि ऑथर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। क्यों? ये इंडिया को एक थोड़ा सा एक पॉइंट आउट कर रहा था, ठीक है, मतलब एक हिंट दे रहे थे, राइट? सो ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने क्या कहा? He said कि Trump spoke of his great desire to strike deals with China's president, कि इंडिया के साथ तो चलो कर ही रहे, चाइना के प्रेसिडेंट के साथ भी डील्स करने की इच्छा जाहिर की उन्होंने, राइट? तो यहां से इंडिया भी सावधान हो सकती है, इंडिया भी समझ सकती है। और ये जो है ना वार्मथ और डीपनिंग स्टेट लेवल कोऑपरेशन, तो ये बढ़िया है, मतलब एक बहुत बढ़िया सा इनको अपने रिलेशन को स्ट्रांग बनाना है इन चाइना और यूएस को। Now, what matters to Trump is how powerful a country is, not how undemocratic it might be. Vladimir Putin remains an object of fascination for him, and the idea that the less powerful Ukraine should and can be persuaded to part with territory is now being openly articulated in Trump's policy circles. Should and can का मतलब ये हुआ कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो वॉर तो चल ही रहा है, ठीक है, अभी तक मतलब अभी जीता नहीं है किसी ने, as such you can say, but the idea that the less powerful Ukraine should and can, कुछ टेरिटरी तो वो दे ही सकती है, मतलब छोड़ सकती है, तो वॉर भी खत्म हो जाएगा, battles and wars all end, be persuaded to part with territory। तो ये विचार जो है, ये आइडिया जो है यूएस में चल रहा है, ठीक है। Now, including just before the meeting with Modi, Canada is the 51st state of the US, follows the same principle. The less powerful, in Trump's view, should accept the supremacy of the more powerful, for life otherwise could be made rather tough and unpleasant. तो जो less powerful है, इनका इरादा ये है कि जो less powerful हैं, उन्हें more powerful के आगे घुटने टेक देने चाहिए। अगर नहीं करते हैं, not readily doing it, then their life will become tough and unpleasant. Now, see what is happening with Ukraine. So, what they are thinking, or what their idea is that yes, Ukraine, after like facing such whatever I say would be still an understatement. मतलब वहाँ की हालत ऐसी है कि हम कुछ बोल ही नहीं सकते, we can't put in words also, right? पर जो नुकसान या जो कुछ भी वहां पे हुआ है, वो पूरा बैटल, अगर वो इतना टेरिटरी रशिया को दे भी देते थे, तो दे वुड नॉट फाइट ओवर इट, their life would have become easier, so to say. That is according to the author. So the idea that yes, you can give in, you can surrender, you can let the other powerful person or the nation take over your territory. This is what the author says. So the issue is not equality or dignity, it is pure power. तो उनके लिए पावर ही चाहिए, बस वही डेमोक्रेसी है। Now, Modi had to operate within this larger Trumpian framework of politics. अब इसके पहले जो दो पैराग्राफ्स अभी हमने किए, वो ऑथर ने ट्रंप के हिसाब से पॉलिटिक्स या डेमोक्रेसी क्या है वो बता दिया, राइट? नाउ व्हाट हैज मोदी टू डू? ही हैड टू ऑपरेट विद इन दिस फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिक्स। तो जो ट्रम्प का कहना है पॉलिटिक्स के बारे में, जो उनका मानना है, पावर की जो बात की उन्होंने यहाँ पर, उसके हिसाब से मोदी जी को करना पड़ा काम। नाउ, गिवन इंडियाज रिलेटिव पावर, Modi did not come to the meeting as an equal partner, but as a junior partner. This is the author's idea again, right? He was not equal there. Equality की बात थी नहीं इंडिया में और यूएस में, तो he has come there as a junior partner. Consider what Modi has agreed to do on trade. ठीक है, अब ये ऑथर बोलते हैं कि चलो देखते हैं कि एग्रीमेंट हुआ क्या क्या है, डील बनी कैसी है, किस चीज की बनी है। In full public view, Trump took Modi to task for India having onerous tariffs and reiterated the idea of reciprocal tariffs. ऐसे ना took to task का मतलब डांट लगा दी। फुल पब्लिक व्यू में अमेरिका ने कहा कि इंडिया ने किस तरीके के टैरिफ्स लगा रखे हैं, ठीक है। यूएस प्रोडक्ट्स पे सपोज 30% टैरिफ्स है, आगे दिया है उसने, ये रहा, ठीक है। तो अगर उसने सपोज 30% लगाए, तो रेसिप्रोकल भी ये भी लगाएंगे 30% इंडिया के प्रोडक्ट्स पे, पर फिर इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो क्या करेगा? यूएस मार्केट में भी होता है ना उनका,
This is what now, this is the reciprocal tariffs that we have been talking about in the entire week earlier. So Trump took Modi to task for India having onerous tariffs, reiterated the idea of reciprocal tariffs. तो ऑथर ने भी समझा दिया, क्योंकि इतने दिनों से बात चल रही है रेसिप्रोकल टैरिफ्स की, तो इस ऑथर, क्योंकि ये आइडिया पेज है ना, तो ये थोड़ा डिटेल में भी होगा, लेंदी भी होगा, एनालाइज भी करके देगा ऑथर अच्छे से, आम आदमी को समझा देगा, राइट. So if India levies a 30% tariff on US goods, US will do the same. He softened the blow a little by stating it was a new trade principle for the US now. उसने बोला मतलब इकलौते इंडिया के लिए नहीं हो रहा है ये. रेसिप्रोकल टैरिफ बोले मैं सभी पे लगाऊंगा, चाहे वो एक फ्रेंडली यूरोपियन यूनियन भी क्यों ना हो. तो ऐसा बोलने पे ईयू जो है वो भी ऐसे थोड़ा सा चौकन्ना हो जाएंगी कि कर क्या रहा है, राइट, या करना क्या है. जैसे इंडिया की डील्स के पहले उन्होंने चाइना के बारे में कहा तो इंडिया थोड़ी सी चौकन्नी हो गई. ठीक है, अब इंडिया के साथ जब डील्स करें तो उन्होंने ईयू के लिए कुछ कहा तो वो चौकन्ने हो जाएंगे ना. दे विल बी मोर सर्कमस्पेक्ट नाउ, राइट. Now, what was Modi's response? He said he would aim at more than doubling the trade to 500 billion by 2030. Last year, the value of US-India trade was 192 billion. India's exports to the US, both goods and services, were worth 119 billion, and imports worth 73 billion. तो इंपोर्ट कम करते हैं और एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं. इसका मतलब ये हुआ लीडिंग टू अ यूएस ट्रेड डेफिसिट ऑफ 46 बिलियन. इसका मतलब जब हम यूएस को ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वहां से इंपोर्ट हम कम कर रहे हैं, तो ट्रेड सरप्लस किसका होगा? हमारा. और ट्रेड डेफिसिट किसका होगा? यूएस का. ठीक है, ये बात अच्छे से समझ लेना. यू विल गेट एन आइडिया ऑफ ट्रेड डेफिसिट एंड ट्रेड सरप्लस. Then you can understand whether we are trade deficit or at a state of trade surplus with the remaining countries, other countries जैसे बांग्लादेश है, चाइना है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक है, फ्रांस है, जर्मनी है. ये फिर तुम धीरे धीरे पढ़ सकते हो. ये इंडिविजुअल्स उसके साथ होते हैं, और देन देयर इज अ कंबाइंड वन. तो ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट पे है हम या ओवरऑल ट्रेड सरप्लस में, फिर ये भी आ जाता है पढ़ने में. So India, of course, is not even among the top trading partners of the US, Canada, Mexico, China, and the European Union are the top four. Trading goods and services worth between 800 billion to 1.3 trillion. So America's trade deficit with them ranges between 200 and 300 billion, which is larger than the total volume of trade with India. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप सोचो अमेरिका जो ये कदम उठा रहा है, तो फिर वो क्यों उठा रहा है? क्यों? क्योंकि इसके जो मेजर ट्रेड पार्टनर्स हैं, कनाडा, मेक्सिको, चाइना और ईयू, ठीक है, इंडिया तो बाद में आती है, तो इंडिया के साथ तो सिर्फ 46 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट है. इन कंट्रीज के साथ तो 200 टू 300 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट है. मतलब यूएस इससे इंपोर्ट ज्यादा करते हैं इन कंट्रीज से और एक्सपोर्ट उनको कम करते हैं. तो देखो वो ट्रेड डेफिसिट में आ गए, तो वो तो कम करने की कोशिश करेंगे ही सही. फिर इट इज लार्जर देन द टोटल वॉल्यूम, दैट इज व्हाई द लाउडेस्ट कंप्लेंट्स हैव बीन अगेंस्ट देम. और ये वाला सेंटेंस में बता देता है कि आखिर आखिर ये जो ट्रम्प के आने से जो मेक्सिको, चाइना और कनाडा पर जो गाज गिरी थी ना अगले ही दिन, वो उसका रीजनिंग दे रहे. आई टोल्ड यू, जो आइडिया होता है, आइडियाज पेज पे जो आर्टिकल होता है, it gives you everything that you have already read in the entire week, the previous week, right? So all these things we have done. Now it is given in an explanatory tone or analytical tone also. ठीक है, तो वो पूरी चीजें बता रहे हैं कि देखो उनके ऊपर क्यों पहले सबसे पहले बोला टैरिफ्स की बात है, रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात क्यों की थी? क्योंकि इनके साथ देखो ट्रेड डेफिसिट अमेरिका का कितना ज्यादा है. But for India to reach 500 billion by 2030 means not only that it will lose 45 to 50 billion in income from the current trade, but also import US goods and services worth 250 billion. वो import भी करेंगे while exporting to the US for a roughly identical amount. तो मतलब 250 तक तो वो एक्सपोर्ट कर ही रहे थे, ऑलमोस्ट 120 तक तो उन्होंने बताया, 119 बताया अभी शायद. ठीक है, इतना तो एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं और इससे कम इंपोर्ट करते हैं. अभी इंपोर्ट्स बढ़ा देंगे.
एक्सपोर्ट भी थोड़ा बहुत बढ़ाएंगे तो जाके 500 बिलियन का ट्रेड बन जाएगा। ठीक है, that is roughly identical amount. That is what accepting Trump's trade doctrine would signify. ये हो जाएगा अगर हमने ट्रम्प की बात को माना या इस तरीके से चले। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इंपोर्ट्स, यूएस से इंपोर्ट्स ज्यादा बढ़ जाएंगे और यूएस के एक्सपोर्ट्स भी हमारे लगभग बढ़ जाएगा थोड़ा बहुत, but it will always be the same to remove that trade deficit that US has, right? I don't wish to be misread. My claim is not that India should not lower tariffs. अभी ऑथर अपनी पॉइंट, अपना ओपिनियन क्लैरिफाई कर रहा है, क्लैरिटी के साथ बता रहे हैं कि देखो मैं चाहता क्या हूं, या मैं ये नहीं चाहता हूं, या ये क्लेम नहीं कर रहा हूं, ये नहीं बोल रहा हूं इस तरीके से। तो पहले एक डिस्क्लेमर दे देते हैं वो। सो माय क्लेम इज नॉट दैट इंडिया शुड नॉट लोअर टैरिफ्स। अ मोर ओपन ट्रेड regime विल आर्ग्यूएबली बी गुड इन द लॉन्गर रन। ठीक है, लॉन्ग टर्म में ये तो अच्छा रहेगा, बट दैट इज नॉट व्हाट इज इन्वॉल्व हियर। अब वो बात समझा रहे हैं कि ठीक है लॉन्ग टर्म में तो ये सही चल जाएगा, लेकिन अभी ये मामला नहीं है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। Now he'll explain. India will lower tariffs to accommodate Trump's power, not decrease them across the board for the sake of economic efficiency. अब देखो, वो जो करेंगे ट्रम्प की पावर या ट्रम्प के साथ, राइट, ट्रेड विथ यूएस के साथ डिक्रीज करेंगे टैरिफ, बट इट इज नॉट फॉर एवरी वन और इट इज नॉट अक्रॉस द बोर्ड के चलो इकोनॉमिक एफिशिएंसी के लिए हमने टैरिफ्स को कम कर लिए तो देन देयर वुड बी मोर इन्फ्लक्स ऑफ द यूएस प्रोडक्ट्स, ऐसा हो। तो ऑथर बोलते हैं कि ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी हो, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अलावा कोई और कोई चारा है नहीं, राइट। इट इज टू अकोमोडेट ट्रम्प्स पावर। Similar logic applies to Modi's public pronouncement that he would take back all illegal Indian immigrants in the US. ठीक है, उन्होंने पब्लिकली प्रोनाउंसमेंट मतलब अनाउंसमेंट कर लिया कि जितने भी इलीगल इंडियंस हैं उन्हें तो वो वापस ले लेंगे। क्यों? क्योंकि यूएस ने भी कहा था ना, ट्रम्प जैसे आए थे गद्दी पर तो उन्होंने कहा था कि इलीगल इमिग्रेंट्स को जगह नहीं है। मतलब क्यों हमारी कंट्री इलीगल इमिग्रेंट्स को रखेगी? लीगल इमिग्रेंट्स के बारे में अलग बात होती है, right? And this is again what we had discussed in our earlier articles. So the latest estimates are from 2022. They range from 2,20,000 Homeland Security and to over 7 lakh. This is according to the Pew Research Center. Now again, India should unquestionably accept the illegals back. ये भी अब ऑथर की बात कि मतलब इलीगल है तो ठीक है, इंडिया को उनको वापस लेना ही पड़ेगा ना। इंडिया उनके लिए कैसे और क्यों लड़ेगी? हमारे देश में भी अगर कोई इलीगल होता है तो हम भी उसे वापस भेज देंगे ना। दैट इज व्हाट विल डू, राइट। सो ही इज सेइंग दैट ओके फाइन, आई विल एक्सेप्ट दीस पीपल बैक, बट दैट इज नॉट व्हाई मोदी इज डूइंग इट। अगेन द ऑथर इज रीडिंग बिटवीन द लाइंस और रीडिंग थ्रू द एक्शंस। ठीक है, आप देखो कि ये रीजन नहीं है कि मोदी उन्हें क्यों ले रहे हैं। पब्लिकली अनाउंस किया था ना कि ठीक है हम इन्हें वापस ले लेंगे, तो उसका एक रीजन भी है। It is not the logic that is very obvious to the people. There is a reason behind it. Let's see. He is serving Trump's greater power on a key issue of importance to him. Badhiya. In the press conference, Modi blamed the illegal Indian immigration on some gangs duping poor Indians. Duping यानी fooling. कुछ gangs है जो लोगों को fool कर रही है. Essentially charging the gangs with human trafficking that mixes up causes and consequences. The real reason is that the Indian economy under Modi is not generating enough jobs. अभी देखो ये भी फिर हम बोल रहे हैं कि ये जो एक आर्टिकल होता है किसी के पर्सनल ओपिनियंस होते हैं, एनालिसिस उनका होता है, right? So according to them, if there are not many jobs here created, so those people, those gangs are actually fooling the innocent man and sending them. That is human trafficking. And then Modi ji said that okay, fine, we'll take these illegal people back. तो बेवकूफ बनाए जा रहे हैं वो ऐसे कुछ गैंग्स हैं। Trump Modi summit was of course not without benefits to India, even if the benefits for the US are greater. ये उन्होंने कह दिया क्लियर। So ratcheting up the defense partnership with the US is a good idea. अब वापस से बोला हाँ ये बढ़िया बात है। डिफेंस के मामले में अगर वो इनके डील्स बनती हैं डिफेंस सेक्टर में, न्यूक्लियर सेक्टर में, तो देन दिस इज अ गुड आइडिया। नाउ दिस द रीजनिंग
reason for why, so if this is the point here, which he said it's a good idea, तो ये point है author का. अब बाकी उसने reasoning दिया, तो reasoning क्या दिया है? For far too long, India has relied on Russian weaponry. Russia may have won battles in Ukraine, but even after nearly 3 years, it has not yet won the war. Battle छोटी छोटी लड़ाइयां होती हैं, war होता है युद्ध. तो एक लड़ाई तो जीत लिए, लेकिन अभी war या युद्ध नहीं जीता है ना? So you may have won the battle, but the war is still on. ऐसा बोला जाता है कि ठीक है, छोटी सी जीत हुई है ना तुम्हारी, लेकिन युद्ध तो अभी बाकी है. So against its smaller neighbor, among other things, it speaks ill of the quality of the Russian weapons. ठीक है, अभी तक अगर वो 3 साल तक भी यूक्रेन से पूरी तरीके से उन्होंने युद्ध नहीं जीता है, तो ये एक इंडिकेशन होती है रशियन वेपन्स पर. तो इट स्पीक्स इल. सो इंडिया मस्ट डाइवर्सिफाई इट्स सोर्सेस. क्यों? क्योंकि अभी हम रशियन से इतने सारे तो वेपन्स ले लेते हैं, तो अब हमें यूएस की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए. तो इंडिया यूएस का अगर ये लिंक बनता है, डील बनता है डिफेंस सेक्टर में, तो अकॉर्डिंग टू ऑथर इट इज अ गुड थिंग. So diversified sources of arms as well as engage in cooperation and technological upgrading, ये होना चाहिए. And this is one plus point from the deal. So collaboration in cutting edge new technologies, artificial intelligence, quantum computing, etc. is also highly beneficial. Again, the second point कि AI में या technology में अगर बात होती है, तो ये भी बढ़िया है. India and the Silicon Valley have a long tradition of cooperation in the information technology sector, but the sector is changing rapidly and India needs to gear up. ये उसका रीजनिंग दे रहा है कि क्यों ये अच्छी बात मान रहे हैं. तो इंडिया और यूएस के बीच में जो डिफेंस सेक्टर में डील हुई, तो दैट इज वेरी गुड जो उन्होंने डिस्कशन किया या जो भी है. तो दिस इज द रीजनिंग कि रशिया के वेपन्स के साथ साथ थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाहिए. तो ऑथर ने अपनी पॉइंट रख ली. दूसरी पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी वहां पे होना चाहिए हेल्प. सो हाईली बेनिफिशियल होगा. वाई? बिकॉज दिस सेक्टर इज चेंजिंग लाइक रैपिडली. जैसे ना एपी और जीपी कैसे होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो दे आर इम्प्रूविंग. सिलिकॉन वैली is by leaps and bounds like geometric progression. ठीक है, and this is happening what India might not be able to keep pace with it. So you need this new technology here. Why? Because India needs to gear up. China might already have stolen a march on some of these new technological domains despite being behind in the 1990s and 2000s. चाइना इंडिया से थोड़ा सा लैग कर रही थी वहां पे आईटी के क्षेत्र में, लेकिन अब वो थोड़ा सा और आगे हो गई हैं. हमने पिछले बार काफी सारे आर्टिकल्स डीप सीक के भी पढ़े थे. ठीक है ना. इंसिडेंटली दिस इज द ओनली टाइप ऑफ कोऑपरेशन फॉर व्हिच ट्रम्प प्रेज्ड इंडियाज इंटेलेक्ट्स एंड नेशनल अचीवमेंट्स. ओनली टाइप, मतलब इंडिया के पास तो दिमाग है, ये रहा ब्रैकेट में, सॉरी इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ, इंटेलेक्ट्स. ठीक है, तो इनोवेशन होता है, दिमाग होता है, इंडिया का ब्रेन है इंडिया के पास, और इसकी ट्रम्प ने तारीफ भी की है. At one level, the most surprising silence was on H-1B visas, of which India has been a great beneficiary. और इस पे दोनों चुप रहे. At another level, however, it is not a big surprise. बढ़िया. क्यों? दोनों चुप क्यों रहे? ठीक है, सरप्राइजिंग नहीं था. द डुएल बिटवीन सैन फ्रांसिस्को एंड मेगा, मेक अमेरिकन ग्रेट अगेन. ठीक है, तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये टू डिफरेंट बेसिस ऑफ ट्रम्प है. इट रिमेन्स अनसेटल्ड, मतलब अभी भी इन दोनों के बीच का जो झगड़ा है वो सही नहीं है. झगड़ा किस बात का है कि इंडियंस को आने दें या नहीं आने दें, ये बात हो जाती है. इंडियंस को जॉब दें या नहीं दें, ये बात हो जाती है. तो माइग्रेशन से अमेरिका को क्या प्रॉब्लम हो रही है या अमेरिका की इंडस्ट्रीज को क्या प्रॉब्लम या क्या बेनिफिट हो रहा है, वो बात है इनमें. तो आप इसका मेगा एंड सैन फ्रांसिस्को का जो डुएल है, यू कैन रीड ऑन दैट अ लिटिल. So two different bases है. Musk and his ilk would like Indian tech professionals to come in large numbers. क्यों? क्योंकि इंडिया के पास ब्रेन है. Now mega base thinks Indians work for smaller salaries compared to American professionals, thus stealing jobs. ठीक है, तो उनका ये काफी मानना है. और ऐसे माइग्रेशन के बेस पे हमने आर्टिकल्स या सेशंस किए भी होंगे, आर्टिकल्स या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किए भी होंगे कई बार, कि इंडिया या यूएस में जो है इंडियंस, तो whether they are going for jobs, fine, it's very good for their technical expertise, very good.
but are they taking salaries less than what the American professionals would do? If so, then the Indians are benefiting, that is okay, fine, but the Americans will be on the losing end, right? And when they say that they are taking smaller salaries, मतलब अगर Americans को hire करते हैं, recruit कर जाते हैं वहीं की companies, तो वो बहुत ज़्यादा सैलरी हाई सैलरी लेंगे। इंडियंस को जब यहाँ से वहां पे बुलाया जाता है तो वो कम सैलरी में भी मान जाते हैं जो इंडियंस के लिए ज्यादा होगी, राइट? तो ये कंपैरेटिव लिंक आ जाता है वहां पर। सो दिस इज डुअल, जैसे इसने कहा था कि ये डुअल चल रहा है कि जब इमिग्रेंट्स वहां होते हैं अमेरिका में तो फिर व्हाट इफेक्ट दे हैव ऑन द अमेरिकन इंडस्ट्री, राइट? दैट इज इट। After all is said and done, Trump's desire to demand subservience to power was expected. Subservience to power का मतलब होता है कि मैं तो पावरफुल हूँ, ट्रंप ने कहा, या ये इंडिकेशन भी दे दिया, ठीक है, कि मैं तो पावरफुल हूँ, तो अब आप subservience means you will agree to what I say. So subservient is to be servile, right? Or yielding, to give in. तो आप मेरी बात मानोगे तो मेरे तो ये कंडीशंस हैं। और एक्सपेक्टेड ही था कि ट्रंप ऐसे करेंगे। एक्सपेक्टेड ए सरप्राइजिंग फैक्टर क्या था कि मोदी वुड सकम सो इजली, दिस केम एज अ सरप्राइज कि इतनी आसानी से मोदी जी बात मान लेंगे, ये एक सरप्राइज फैक्टर था उसमें। पावर दिखाने का काम तो ट्रंप करेंगे और ये उन्होंने किया भी, तो उसमें सरप्राइजिंग कुछ नहीं था। सो लेट्स सी नाउ, क्विकली we'll go through it. Spelled out a list of interstate business, बढ़िया बिजनेस चली। Rhetoric of friendship, एक्स्ट्रा चीजें नहीं दी, so there was nothing extra, it was pure business। ये हो गया हमारे पास एक पॉइंट, ठीक है। Now another point here is an indication that he gave for US and China relations, तो hint at Indo-China, sorry, US-China relations. Then this is the idea what US has regarding Russia-Ukraine war, just to show that he favors power, दिखाएंगे भी, और otherwise this life is going to become rough and unpleasant. So Modi ji had to work within that power framework, right? First point now, how did they work? This was a reciprocal tariff. This is point one, deal one. Okay. So लार्जर ट्रेड पार्टनर जो होगा यूएस, इसने ईयू के लिए भी कहा था कि ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, रेसिप्रोकल सब कंट्रीज के लिए लगेगा, दिस इज नॉट ओनली इंडिया। देन फाइन, ये पूरा रीजनिंग था, डिस्कशन था उसका कि उनके प्रति भी टैरिफ्स रेसिप्रोकल होंगे फॉर दीज कंट्रीज। Then this is giving you the reasoning of why Modi ji accepted all this and what his intention is. He has to reach your target, उनका ये है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा कि ओपन ट्रेड रिजीम होगा तो बढ़िया बात है, लेकिन यहाँ पर ये रीजनिंग नहीं चलेगी, ठीक है, कि ओके फाइन लॉन्ग रन में बढ़िया है, नो, हाउ इट इज अफेक्टिंग इंडिया एंड हाउ दिस सेकंड पार्ट इज आल्सो। तो दिस इमिग्रेंट्स वाली जो बात थी वो सेकंड हो जाती है। इनकी पॉइंट, एक ट्रेड था, वन वाज द ट्रेड एंड सेकंड वाज अबाउट इमिग्रेंट्स, right? And this is the reasoning again of why Modi ji accepted all this, or why what he said. So yeah, this part becomes the reasoning pura. Then now he comes to the third point, defense sector, and he says this is very good, ठीक है। ये उसने पूरा, फिर ये पूरा रीजनिंग हो जाता ना, यू कैन सी वाई एम पुटिंग पी एंड वाई एम पुटिंग आर, पॉइंट पॉइंट वो देते जाते हैं और उसके बाद उसका एक्सटेंशन कर देते हैं, रीजनिंग देते हैं।
नहीं, लेंदी पैसेजेस में यही होता है, समझ में आना चाहिए आर्टिकल्स, कि ऑथर के पास कई सारी पॉइंट्स होंगी, और फर्स्ट जो उनका ओवरऑल एसेंस है इम्बैलेंस ऑफ पावर, वो तो उन्होंने हेडिंग में भी दे दिया है। तो नाउ वी नीड टू लाइक डायसेक्ट इट एंड अंडरस्टैंड इट, एनालाइज इट। The second also he says that yes, India needs to gear up. अब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक उन्होंने डिफेंस का बोला, थर्ड पॉइंट, फिर फोर्थ पॉइंट उन्होंने बोली टेक्नोलॉजी, यस, व्हाई इंडिया नीड्स अ डील विद द यूएस हियर, राइट, व्हाई, बिकॉज इंडिया नीड्स टू गियर अप। और फिर उसने धमकी, मतलब ये भी एक इंडिकेशन दे दिया कि देखो चाइना तो 4 कदम आगे निकल चुकी है, हम स्लो हो जा रहे हैं, तो नहीं, हमें भी आगे तक जाना है, तो यूएस का साथ तो चाहिए। तो अगेन दिस कंप्लीट थिंग बिकम्स a reasoning of yes, that there should be a deal between India and US for defense। पहली वाले पैराग्राफ में थी, यहाँ पर डिफेंस के लिए था, और यहाँ पर टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान के लिए था, राइट। इंडियंस वर्क फॉर स्मॉलर सैलरीज। नाउ दिस इज अबाउट इमिग्रेशन, द फिफ्थ पॉइंट, नहीं फोर्थ पॉइंट हमने टेक्नोलॉजी की थी ना, हाँ ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो ना इमिग्रेशन का वहां पे दिया था, एक 2 पैराग्राफ्स पहले, द सेम थिंग हैज बीन गिवन हियर, so what is happening actually, so I'll come back to the point again। हो गया देखो डिस्कशन, मेन आइडिया तो वही आ गई हमारे पास, इट बेनिफिट्स फॉर द यूएस आर ग्रेटर, क्योंकि वो टिल्टेड है पूरा, ठीक है, इम्बैलेंस ऑफ पावर है, लॉपसाइडेड है, तो फिर किसके साइड में है वो, बैलेंस झुका हुआ है यूएस की तरफ, ठीक है। तो ट्रम्प्स डिजायर टू डिमांड सब्सिस्टेंस ऑफ पावर वाज एक्सपेक्टेड, मोदी वुड सकम सो इजीली, केम एज अ सरप्राइज, ठीक है। ये आ जाते हैं हमारे पास मेजर सेंटेंस देयर। नाउ लेट अस सी, आई कम अप विद द वर्ड्स वेरी क्विकली, क्योंकि काफी कुछ मैंने पैसेज में डिस्कशन के साथ साथ समझा दिए। तो impede means obstruct, impeded is obstructed, ठीक है, obstructed, hindered, impediments होते हैं वो, ठीक है। flourish means आप ग्रोथ बोल रहे हो, फ्लरिशिंग आप ग्रोथ कर सकते हो, फ्लो कह सकते हो, ठीक है। फ्लो का मतलब होता है वैसे ही फ्लो जो यहाँ पे भी आ गया है। Rhetoric is something that is inessential, repeated, repetitive, inessential, did not figure, was not mentioned, ठीक है। नो फ्लरिश ऑफ हाई प्रिंसिपल्स मतलब एकदम से फ्लो करके आ जाना, ठीक है, इंक्रीज फ्लो, ठीक है। ग्रोथ हो सकता है, फ्लो हो सकता है, मेंशनड हो सकता है। तो यहाँ पे इस फ्लरिश का मीनिंग है कि फ्लरिशिंग इंडस्ट्री होती है, कि बढ़िया प्रॉस्परस होती जा रही है। यहाँ पे फ्लरिश का मतलब होता है कि इन्होंने जो डील साइन करी, उसका जो ये लिस्ट ऑफ इंटरस्टेट बिजनेस मेंशन किया, वहां पे ये वाले टर्म्स, अननेसेसरी टर्म्स मेंशन्ड नहीं थे। फैसिनेशन इज लाइक मेस्मराइज्ड, अट्रैक्टेड, ये फैसिनेट होता है, ठीक है। अब आपके पास फ्रेजल वर्ब, टू पार्ट विथ समथिंग, ये पूरा फ्रेजल वर्ब हो गया, टू पार्ट विथ, लिख लेना, मतलब एक हिस्सा आपको दे देना है, टू पार्टिंग विथ समबडी और विथ समथिंग, आपकी कोई बड़ी प्रिय चीज है और फिर आप उसको दे देते हो, तो यू हैड टू पार्ट विथ इट, ठीक है। देन ऑपरेट विद इन, अगेन अ फ्रेजल वर्ब, टू ऑपरेट विद इन अ फ्रेमवर्क, ये होता है, ठीक है। तो ऑपरेट विद इन अ फ्रेमवर्क करो या विद इन समथिंग कर लो। टुक टू टास्क, अगेन इज द फ्रेज, टू टेक somebody टू टास्क, ठीक है, टेक somebody टू टास्क यानी एडमोनिश, ठीक है, रेप्रिमांड, तो क्लियर क्लियर डांट लगा देना, वो होता है टू टेक somebody टू टास्क, ठीक है। ओनरस इज एक्सट्रीमली बैड के हिसाब से आप उसे समझ लो। रिइटरेटेड इज रिपीटेटिव, फिर से बोलना, तो आर ई री इटरेट यानी फिर से बोलना, रिपीट करना। फिर सॉफ्टेंड द ब्लो का मतलब होता है जिसे ना चोट पहुंचाई और फिर मलहम लगाया, तो पहले तो बड़ी खड़ी खोटी सुना दी यहाँ पर, और उसके बाद उसे मलहम भी लगा दिया। तो ही वॉज टेकन टू टास्क मतलब डांट लगाई, एंड देन
ईज आउट कर देना, उसे डांट को थोड़ा सा कम कर देना, तो उसे सॉफ्टन द ब्लो आता है। तो यहाँ पे तो ब्लो लग गया, अब उसको स्मूदन कर रहे हैं, सॉफ्टन करते हैं। अनक्वेश्चनेबली मीन्स विदाउट एनी क्वेश्चन रेज, टोटली। तो आपको उसके ऊपर सवाल ही नहीं उठाना है कि मतलब कि आप उसके उसमें अगेंस्ट में कुछ बोल ही नहीं सकते हो, यू कैन रेज अ क्वेश्चन देयर। दैट इज अनक्वेश्चनेबली मीन्स accepted totally. Right now, serving somebody on. So the phrase becomes serving on. So you serve greater power on a key issue of importance. ठीक है? Serve on a committee जैसा भी हो जाता है. Serve on a conference भी होता है. Benefits to India, benefits for the US. ठीक है? Benefits to, benefits for, again another phrasal verb here. Gearing up, ratcheting up the defense partnership means increasing. उसमें full speed लेके आ जाना. Relied on, trust on, depend on, उस हिसाब से relied on. Speak ill of, किसी के बारे में कुछ बुरा बोलना would be to speak ill of somebody, right? So you can write down those phrases. Cooperation in something होता है. Cooperation in something or in doing something. ठीक है, और या तो कोऑपरेशन बिटवीन दो लोगों के बीच में अगर होगा तो ठीक है। टू गियर अप, ये पूरा अगेन फ्रेज हो गया। देखो, स्टार्ट्स विद द प्रेपोजिशन, एंड्स विद द प्रेपोजिशन, तो फ्रेजल वर्ब हो जाता है। स्टोलन अ मार्च ऑन मतलब 2 कदम और आगे बढ़ा देना। व्हेन यू स्टील अ मार्च ऑन समथिंग, दैट मींस यू आर शाइनिंग, आउटशाइनिंग समबडी एल्स, राइट? तो दैट इज टू स्टील अ मार्च ऑन। तो कौन 4 कदम आगे बढ़ गया था? वो चाइना वाली बात थी। डिमांड सबसर्वियंस टू, राइट? तो डिमांड सबसर्वियंस, सबसर्वियंस का मीनिंग होता है टू बी सर्वाइव, यील्डिंग और सरेंडर और टू गिव इन। ठीक है, तो डिमांड सबसर्वियंस टू, वहां पे सर्वेंट वर्ड आ ही जाता है। और सकम का मतलब भी फिर यही हो जाता है, सकम टू। कई बार ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं, फिर कैजुअलिटीज तो हो ही जाती हैं, लेकिन कई लोग इंजर्ड होते हैं, हेविली इंजर्ड, राइट? सो देन दे सकम्ड टू देयर वुंड्स, मतलब गए वो भी ऊपर। तो हार हार मान ली के से, वुंड्स जो थे, जो उनको चोट पहुंची थी, सो दे सकम्ड, सो दे गेव इन टू देयर वुंड्स। ठीक है, तो सकम का मीनिंग एंड सबसिवियंस का मीनिंग सेम हो जाएगा ये। ठीक है, सो दैट्स ऑल। सी हाउ क्विकली वी डू इट। सो डू नॉट फोकस ऑन द टाइम कि आपको ना कितना टाइम लगा है, क्योंकि आप समझते जाओ, बी इन द फ्लो, तो आपको सारी बातें, बहुत सारी चीजें पिछली बार की भी याद आ जाती हैं, कई सारे वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस मिल जाते हैं। सो देन इट विल डेफिनेटली गोइंग टू बेनिफिट यू। ठीक है, सो स्टे विथ अस एंड स्टे पॉजिटिव एंड स्टे लॉजिकल एंड सी यू सून।